हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कृतिका भाग 1 का अध्याय नंबर 3 रीढ़ की हड्डी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने पेज नंबर 27 से 31 तक को पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम पेज नंबर इसी अध्याय का पेज नंबर 32 से 32 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी बुक निकाल लीजिए कृतिका की और उसमें पेज नंबर 30 से देखिए 32 से। राम स्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। बच्चों, ये कहाँ से शुरू होता है कि जब शंकर और गोपाल प्रसाद दोनों उमा को देखने के लिए उसके घर आते हैं तो राम स्वरूप उनका किस प्रकार से स्वागत करता है, ये स्वागत के बारे में वर्णन किया गया है कि गोपाल प्रसाद और शंकर जब उमा के घर आते हैं तो उमा के पिता राम स्वरूप जो है वो उन दोनों का स्वागत करते हैं। राम स्वरूप, यह बेत लाइए मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? राम स्वरूप जो है वो गोपाल प्रसाद से कहते हैं कि तुम्हें हमारा मकान ढूंढने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? गोपाल प्रसाद, नहीं, तांगे वाला जानता था और हमें यहाँ तो आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। राम स्वरूप, यह लीजिए। आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। कांटों में घसीटना क्या है बच्चों? मुहावरा है कि उन्होंने कहा कि आप तो मुझे परेशानी में डालने लगे। हम तो आपके हाँ हाँ सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की और मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड पे चला आया था। राम स्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल 2 साल। राम स्वरूप, साल 2 साल? शंकर जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन का मतलब क्या है बच्चों? फासला या अंतर। कि उसने तो ये सोचा कि 1 साल के बाद उसकी MBBS की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाएगी, राम स्वरूप ने सोचा। लेकिन शंकर जो है वो ये कह रहा है कि उसके कोई साल 2 साल रहते हैं, अर्थात वो 1 साल नहीं बल्कि उसके 2 साल रहते हैं। गोपाल प्रसाद, बात यह है कि साहब शंकर 1 साल बीमार हो गया था। अब गोपाल प्रसाद जो है बच्चों वो बता रहा है कि उसके 2 साल जो हैं वो कैसे रह गए हैं, उसके बारे में वर्णन करें कि शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताए? उन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा ज़माना था कि स्कूल में आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। राम स्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। अर्थात गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप जो है वो अपने ज़माने की बात करने लगते हैं कि किस प्रकार से हम अपने ज़माने में इतना अधिक खाने के बावजूद भी हम उसके बाद रोटी खाया करते थे, अर्थात हमें सब कुछ हजम हो जाता था। और वो उस ज़माने को कितना सस्ता कह रहे हैं कि 1 पैसे में 2 कचौड़ियाँ आ जाया करती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था, 4 पैसे में ढेर सारी बलाई आती और अकेले 2 आने का हज़म करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता है, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी, क्रिकेट और कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही कुछ और थी। गोपाल प्रसाद जोशीले आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल है कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेज़ी लिखता था फराटे की, और आजकल के MA भी
मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त करना मीन्स रोक पाना, कि अगर मैं उस जमाने को, अपने जमाने को याद करता हूँ तो गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कह रहे हैं बच्चों कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी हाँ हाँ करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, समझकर, अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ मीन्स बच्चों क्या होता है कि शिष्टाचार, कि आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई शिष्टाचार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रामस्वरूप, तकल्लुफ़ किस बात का? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल, काबिल मीन्स योग्य, माफ़ कीजिएगा ज़रा अभी हाजिर हुआ। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती, पता नहीं लड़की कैसी है। शंकर, जी, कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारा दोस्त ठीक कहते हैं, शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। राम प्रसाद, आपको विलायती चाय पसंद है ये हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध आधी चाय दीजिए और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिए, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसी ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका मीन्स बच्चों क्या होता है? स्वाद, कि चाय का जो स्वाद है, कि अगर उसमें दूध भी कम डाला जाए, चीनी भी कम डाला जाए, तो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाय पीने का स्वाद नहीं रहता। रामस्वरूप, हाँ हाँ, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हैं। शंकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, सरकार तो चाहे 100 कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह एक ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले जू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार को कैसी आमदनी होती है या बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, हम लोगों के ज़माने में तो कभी उठता भी ना था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की ओर बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की ओर मुखातिब होकर, आपका क्या हाल है शंकर बाबू? किस मामले में? यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? यह बात दूसरी ओर, बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही, बात यह है कि हम आप मान भी जाएं मगर घर की औरतें तो राज़ी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपने इतनी बातचीत हो गई तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, यह तो आपको मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायजा जन्म पत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह तो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है। रामस्वरूप, क्या?
यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब जी रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब? देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं जब आपने अपनी लड़की को बीए एमए तक पढ़ाया है तब आपकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई लड़की और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी, तो पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगेंगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। ये बच्चों, इस इन पंक्तियों में ये पता चलता है कि गोपाल प्रसाद जो है वो, उनका ये मानना है कि जब लड़कियों को हमने अखबार भी नहीं पढ़ानी, पॉलिटिक्स में भी नहीं भेजना है, तो लड़कियों को कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ाई पर अधिकार जो है वो सिर्फ लड़कों का ही है, इसलिए उनके अनुसार जो है वो लड़कियों को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। रामस्वरूप जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है औरत के नहीं। मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी हाँ, यह भी सही है। कहने का मतलब है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्द के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। तालीम मीन्स बच्चों क्या होता है? शिक्षा, कि शिक्षा भी उनमें से एक है। रामस्वरूप, चाय और लीजिए, धन्यवाद, पी चुका। आप? बस साहब, अब तो ख़त्म ही कीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। चाय के लिए टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं? वह मक्खन, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट मैं खाता भी नहीं। मेज को एक तरफा सरका देते हैं और अंदर के दरवाजे की ओर मुंह कर जरा जोर जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? जी हाँ। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें झुकाकर उसे ताक रहे हैं। यही है आपकी लड़की? लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटा चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ। चश्मा? जी, वह तो पिछले महीने में उसकी आंख दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया है ना। हाँ, बैठो बेटी, वहाँ बैठ जाओ। उमा उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। चाल में कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। और कुछ गाना बजाना सीखा है? जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आधा गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तालीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों में मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को होती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, थोड़ी और बैठो उमा। उमा बैठती है। तुमने पेंटिंग वेंटिंग? चुप। हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया था कि ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसने ही खींची है। अगर यह दीवार पर भी है, वह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के साथ खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो जाते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। जरा शर्माती है। इनाम तो इसने
ज़रा रुखी आवाज़ में, ज़रा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं जनाब, जवाब दो ना। हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को ही दिखला देता है। पसंद आई तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते। उमा, उमा, मुझे अब मुझे कुछ लेने दीजिए बाबूजी। ये तो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं। इनसे ज़रा पूछिए कि लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर। गोपाल प्रसाद, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। क्यों? क्योंकि बच्चों, उमा ने ये जवाब दे दिया कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति कोई अपना फर्नीचर खरीदने के लिए जब फर्नीचर की दुकान पे जाता है तो फर्नीचर से वो नहीं पूछता, वो खरीदार से, वो मालिक से पूछता है कि वो मेज कुर्सी कितनी की है। इसलिए उसने अपनी जो तुलना है उमा ने एक मेज कुर्सी के समान की है, क्योंकि उसका कोई वहाँ पर अपना अस्तित्व नहीं लग रहा है। इसलिए जब उमा ने ये जवाब दिया तो गोपाल प्रसाद को इसमें अपनी इंसल्ट लगने लगती है कि इसलिए वो राम स्वरूप को वो कह रहा है कि तुमने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, हमारी इज्जत तो नहीं होती जो आप अब इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा आपने अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की। और आपने और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैर पकड़कर अपना मुंह छिपाए भागे थे। रामस्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से से, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेन झूठ कर उठाते हैं, बीए पास, गजब हो जाता है, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगा लीजिएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उसके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की ओर देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। बच्चों, यहाँ इस एकांकी का जो है वो एंड हो जाता है, ये एकांकी ख़त्म हो जाती है। इसमें इस एकांकी में जो है बच्चों, आपने जो ये पूरी की पूरी एकांकी पढ़ी है, इसमें जो लेखक हैं वो लेखक स्त्रियों की स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कहा है कि जो लोग स्त्रियों को शिक्षित नहीं करना चाहते, अर्थात इसमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है कि ऐसे लोग, क्योंकि इसमें जो समाज में जो समस्याएं हैं, जैसे दहेज प्रथा की समस्याएं हैं कि दहे और लड़का और लड़की की जो तुलना की जाती है, और इसके साथ साथ जो हर क्षेत्र में ये समझा जाता है कि लड़कियों का ही अधिकार है, लड़कियों का नहीं, इन सभी समस्याओं को जो है वो लेखक ने इसमें उजागर करने की चेष्टा की है। इसीलिए जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक शंकर और गोपाल प्रसाद के माध्यम से उन्होंने आजकल की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म करने की चेष्टा की है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पूरी एकांकी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।